Now, we are starting another IMP section 44AD. ठीक है, कल हम लोगों ने एक वर्ड पढ़ा था लास्ट क्लास के अंदर, प्रिजम्पटिव इनकम। एक वर्ड बार बार हमारा रिपीट हो रहा था, प्रिजम्पटिव इनकम, प्रिजम्पटिव इनकम। तो व्हाट इज प्रिजम्पटिव इनकम? ठीक है ना। सबसे पहला प्रिजम्पटिव इनकम क्या है? देखो, बहुत सारे बिजनेसमैन हैं जो अपनी, बिजनेसमैन बोल दो, प्रोफेशनल्स बोल दो, जो अपने बुक्स को प्रॉपरली मेंटेन नहीं कर पाते हैं। फॉर एग्जांपल, जो होते हैं हमारे कन्फेक्शनरी शॉप्स, तो कन्फेक्शनरी शॉप्स में डेटा मेंटेन करना, जर्नल एंट्रीज करना, सेल परचेज को रिकॉर्ड करना काफी कॉम्प्लिकेटेड है। सोचो, आप एक चिप्स का पैकेट लेके आ गए, कोई गया वहां से एक डेयरी मिल्क लेके आ गया, कोई गया वहां से कोई बिस्किट का पैकेट लेके आ गया। समझ रहे हो आपको? तो अब इन सब चीजों को रिकॉर्ड करना, बिल बनाना, ये सब पॉसिबल नहीं है। तो एक एस्टिमेशन के बेस पर उनकी इनकम निकलती है, एक एस्टिमेशन के बेस पर उनकी इनकम निकलती है। तो मेनली इसके अंदर तीन सेक्शन है, 44AD, 44ADA एंड 44AE, जो प्रैक्टिकली आप लोगों के काम में आते हैं। फिर बी, ट्रिपल बी, ऐसे बहुत सारे सेक्शंस भी हैं, पर ये मेन सेक्शन है जो आपके काम में आते हैं। ओके, चलो तो यहां देखना, फर्स्ट सेक्शन 44AD, प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस ऑन प्रिजम्पटिव बेसिस। 44AD किसके लिए है? बिजनेसेस के लिए। 44AD पूरा किसके लिए है? केवल और केवल बिजनेस के लिए। चलो ठीक है। एलिजिबल एसएससी कौन कौन है इसके लिए? एलिजिबल कौन कौन है? तो रेजिडेंट इंडिविजुअल, एचयूएफ और फर्म, लेकिन एलएलपी, लिमिटेड लाइबिलिटी वाली पार्टनरशिप फर्म, ये ऑप्ट नहीं कर सकती है। तो भाई कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है? पहला, रेजिडेंट होना चाहिए, अब वो चाहे इंडिविजुअल हो, एचयूएफ हो, फर्म हो, हु हैज नॉट क्लेम डिडक्शन अंडर सेक्शन 10AA IA to RRB, जिसने 10AA की एग्जामिशन और 80IA से लेके RRB तक की डिडक्शंस क्लेम नहीं की हो, वो लोग इस सेक्शन को ऑप्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो, पहला 44AD कंप्लीटली किसके ऊपर एप्लीकेबल है? बिजनेसेस के ऊपर। कौन कौन ले सकता है? पहली कंडीशन, रेजिडेंट होना चाहिए, फिर वो चाहे इंडिविजुअल हो, एचयूएफ हो या फर्म हो, लेकिन उसने 10AA और 80IA से लेके RRB तक की डिडक्शंस क्लेम नहीं की है। क्लियर? ठीक है, अब दिस सेक्शन इज एप्लीकेबल फॉर एनी बिजनेस एक्सेप्ट, तो किसको छोड़कर? 44AE में जो बिजनेसेस कवर्ड हैं, मतलब अगर मैं यहां लिख दूं, ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस को छोड़कर, एजेंसी वाले बिजनेस को छोड़कर, और कमीशन एंड ब्रोकरेज वाले बिजनेस को छोड़कर। ठीक है, 44AE मतलब ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस पे 44AD एप्लीकेबल नहीं होगा, एजेंसी वाले बिजनेस के ऊपर 44AD एप्लीकेबल नहीं होगा, और कमीशन एंड ब्रोकरेज वाले बिजनेस के ऊपर 44AD एप्लीकेबल नहीं होगा। और कैप कितनी लगा रखी है? टर्नओवर और ग्रॉस रिसिप्ट शुड बी अप टू ₹2 करोड़। टर्नओवर अगर 2 करोड़ से कम है तब तो आप 44AD ऑप्ट कर सकते हो, बट अगर टर्नओवर 2 करोड़ से ज्यादा है तो आप 44AD किसी भी सिचुएशन में ऑप्ट नहीं कर सकते हो। ओके, तो वापस एक बार रिवाइज कर लेते हैं भाई। 44AD बिजनेस के ऊपर एप्लीकेबल है जिसके अंदर ट्रांसपोर्ट वाले बिजनेस, एजेंसी वाले बिजनेस एंड कमीशन एंड ब्रोकरेज वाले बिजनेस कवर्ड नहीं है। एलिजिबल सारे रेजिडेंट एसएससी, इंडिविजुअल, एचयूएफ फर्म है जिन्होंने
10AA और 80IA से लेके RRB तक की डिडक्शंस क्लेम नहीं की हो और उनका टर्नओवर कितना है, अप टू ₹2 करोड़। ओके, तो अब प्रैक्टिकली इसमें से याद क्या रखने वाली चीज है, इसमें से याद रखने वाली चीज है दो। पहला, रेजिडेंट पे अप्लाई होता है, दूसरा टर्नओवर कितना होना चाहिए, 2 करोड़। ये दो मेन चीजें हैं, ये दो मेन चीजें हैं जो आपको याद रखनी ही चाहिए, ठीक है। और जो कंफ्यूजन अपन डाल सकता है, LLP और कंपनी पे ये एप्लीकेबल नहीं होता है। ओके, तीन बातें। इसके बाद में इसमें इनकम क्या होगी, तो देखो प्रिजम्पटिव प्रॉफिट और गेन, आज थोड़ा नेटवर्क का इश्यू है यार। तो देखो यहाँ पे प्रिजम्पटिव इनकम कितनी होगी, प्रिजम्पटिव इनकम तो देखो प्रिजम्पटिव इनकम कितनी होगी, जो भी आप लोगों का टर्नओवर होगा, जो भी आप लोगों का टर्नओवर होगा उस, या ग्रॉस रिसिप्ट जो भी है उसका 8%, टर्नओवर या ग्रॉस रिसिप्ट का 8%, वो आपके लिए क्या हो गई, इनकम। ठीक है, आवाज क्लियर है आयशा? तो देखो प्रिजम्पटिव इनकम क्या होगी, जो भी आपका टर्नओवर है या ग्रॉस रिसिप्ट है उसका 8%, वो आपकी क्या हो गई, प्रिजम्पटिव इनकम। लेकिन अगर टर्नओवर और ग्रॉस रिसिप्ट रियलाइज्ड बाय अकाउंट पे चेक, डिमांड ड्राफ्ट, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट मोड थ्रू बैंक अकाउंट और एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड अप टू द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग, मतलब आपकी जो रिसिप्ट है, जो टर्नओवर है, वो रियलाइज्ड किस में हो रहा है, अदर देन कैश, और कैश एक्विलेंट। तो आपकी वैसे नॉर्मली नॉर्मली टर्नओवर का कितना लेना है, 8%। बट जो आपका पेमेंट है ना, जो रिसिप्ट है, अगर वो रियलाइज हुई है आप लोगों को अदर देन कैश, जो रिसिप्ट है वो रियलाइज हुई है अदर देन कैश, कैश के अलावा किसी भी अदर मोड से, देन कितना लेना है, टर्नओवर का 6%। तो कितना लेना है, टर्नओवर का 6%। ओके, बाय डिफॉल्ट तो 8%। और जितना, अब इसमें भी एक पॉइंट है, याद रखना इस चीज को, आप लोगों को टर्नओवर दे रखा है, एक ही बात है, ग्रॉस रिसिप्ट या टर्नओवर विच, मतलब जो भी एप्लीकेबल है, या तो आयशा टर्नओवर होता है या ग्रॉस रिसिप्ट होती है, दोनों कभी एक साथ नहीं होते हैं, समझ लो। अगर किसी के लिए टर्नओवर चेक हो रहा है तो ग्रॉस रिसिप्ट चेक नहीं करते हैं, और ग्रॉस रिसिप्ट चेक हो रही है तो टर्नओवर चेक नहीं करते हैं। तो देखो, अब समझना मेरी बात को ना, यहाँ पे एक बात समझना मेरी पहले, किसी का टर्नओवर है, अपन ये मान लेते हैं 1 करोड़ का,
हाँ, दोनों देखेंगे। तो किसी का टर्नओवर है 1 करोड़ का, ठीक है, अब टर्नओवर बोल दो या ग्रॉस रिसीव बोल दो, 1 करोड़ की है, उसमें से 80 लाख तो आपको रियलाइज्ड हुए हैं अकाउंट पे चेक से, और 20 लाख कैश। 80 लाख तो किससे मिले? 80 लाख किससे मिले? अकाउंट पे चेक से, और 20 लाख किससे मिले? कैश। ठीक है, तो इनकम कितनी होगी? जो कैश में मिला ना, कैश में, उसका तो 8%, जितना आपको कैश मिला उसका 8%, तो जितना आपको अकाउंट पे चेक से मिला है मतलब ऑनलाइन पे मोड से, तो उसका 6%। आई बात समझ में? तो ऐसा नहीं कि या तो 6 या तो 8, ऐसा नहीं है, या कोई लिमिट भी नहीं है कि 95% कैश मिलना चाहिए या 80% कैश मिलना चाहिए, 5%, ऐसी कोई लिमिट नहीं है। जितना आपको अकाउंट पे चेक मतलब ऑनलाइन मोड से मिला है उस पर 6%, और जितना कैश मिला है उस पर 8%, बस सिंपल सा फंडा है। ओके, तो यहाँ पे इनकम आ जाएगी आपकी। क्लियर है यहां तक? बिल्कुल परफेक्टली। तो अगर मैं ये बोलूं किसी की ग्रॉस रिसिप्ट दे रखी है आपको 60 लाख की, 40 लाख अकाउंट पे चेक से, और 20 लाख कैश, तो देखो 40 लाख तो अकाउंट पे चेक से 20 लाख, तो इनकम क्या हो जाएगी? इनकम क्या हो जाएगी? 40 लाख का 6% प्लस 20 लाख का 8%। ठीक है, चलो इसके बाद में अब जो इस सेक्शन को ऑप्ट करता है, जो एलिजिबल एसएससी है, is required to pay advance tax. However, there will be only one installment, that is 15th March of financial year. यार नेटवर्क इशू बहुत ज़्यादा है यार आयशा, बहुत ज़्यादा नेटवर्क इशू है। तो देखो, द एलिजिबल एसएससी इज रिक्वायर्ड टू पे टैक्स, पे एडवांस टैक्स। जो एलिजिबल एसएससी है उसको सारा टैक्स एडवांस में डिपॉजिट कराना पड़ेगा। ठीक है, वैसे एडवांस टैक्स की 4 इंस्टॉलमेंट होती है, 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर और 15 मार्च। पर जिसने 44 AD ऑप्ट कर लिया उसको एडवांस टैक्स केवल एक ही इंस्टॉलमेंट में पे करना है, और वो इंस्टॉलमेंट की डेट कब आएगी? 15 मार्च ऑफ फाइनेंशियल ईयर।
ठीक है। इसके बाद में if section 44AD is applied, then deduction of expenditure under section 30 to 38 shall not be allowed। ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, देखो सिंपल सी बात है। देखो आपने टर्नओवर जो भी करा, फॉर एग्जांपल 1 करोड़ का टर्नओवर करा, तो आपकी इनकम कितनी मानी उसने, बेसिकली 1 करोड़ का 8%, 8 लाख की तो इनकम मानी। तो बाकी के 92 लाख कहाँ गए, तो वो ऑलरेडी आपका एक्सपेंसेस मान लिए गए हैं। अज्यूम्ड इट्स डीम्ड टू बी ऑलरेडी अलाउड। जो 90%, 92% आपके लेस हुए, वो क्या थे, आपके खर्चे थे। तो पॉइंट ये है कि अगर 44AD सेक्शन अप्लाई करते हो तो कोई एक्सपेंसेस लेस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी वो लेस हो चुके हैं। ठीक है। इवन दो पार्टनर्स रेम्यूनरेशन, सैलरी, इंटरेस्ट, ये भी डिडक्टेबल नहीं है। बेसिकली पार्टनर्स रेम्यूनरेशन वगैरह लेस होते थे, पर वो भी डिडक्टेबल नहीं है। मतलब कुल मिला के अगर आपने 44AD अप्लाई किया, देन ये लाइन याद रख लेना बस। जो 8% निकाला ना, वही आपकी इनकम है, बाकी कोई खर्चा लेस नहीं होगा। क्लियर है? समझ में आ गया आयशा? समझ में आया क्या? ओके। नेक्स्ट इसके बाद में चलो अब देख लो ना। इफ एसएससी declares income as per section 44AD and whose turnover is up to rupees 2 crore, then SSC is not required to maintain books of accounts and get it audited। मतलब अगर किसी ने 44AD सेक्शन अपना लिया है तो उसको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करना पड़ेगा, ऑडिट भी नहीं करानी पड़ेगी। अगर कोई 44AD के हिसाब से इनकम टैक्स देता है तो, आई रिपीट, 44AD के हिसाब से अगर इनकम टैक्स देता है तो, पर अगर वो अपनी बट अगर अपनी एक्चुअल इनकम पे टैक्स दे तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी मेंटेन करनी पड़ेगी, ऑडिट भी करवानी पड़ेगी। जैसे समझना। चल नहीं रहा है। तो देखो टैक्सेबल इनकम क्या होती है, टैक्सेबल इनकम क्या होती है, कल अपन ने पढ़ा था वैसे तो। ये इनकम
अंडर सेक्शन 44A(D), ठीक है, वही 8% या फिर 6% ऑफ टर्नओवर, या फिर एक्चुअल इनकम, दोनों में से जो भी क्या होगी, कम होगी, ठीक है। इनकम अंडर सेक्शन 44A(D) और एक्चुअल इनकम दोनों में से जो भी कम होगी वो हमारे लिए क्या है, टैक्सेबल इनकम है, ठीक है। तो जैसे अपन ऑप्शन लेते हैं ए, 8% ऑफ टर्नओवर है 8 लाख और एक्चुअल इनकम है 6 लाख। कल समझा था वैसा अपन ने, सॉरी, एक्चुअल इनकम है 10 लाख। उससे थोड़ा ढंग से समझा रहा हूं। तो टैक्सेबल क्या होगा, टैक्सेबल क्या होगा, ऑब्वियसली 8 लाख। तो उसको अब 8 लाख है तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स और ऑडिट, देखो अगर कोई टैक्स अपनी अपनी 44A(D) की इनकम से पे करता है, टैक्स इस पे पे कर रहा है 44A(D) की इनकम से, तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी उसको मेंटेन नहीं करनी है और ऑडिट भी नहीं करवानी है। बट ऑन अदर हैंड बी पॉइंट, ये इनकम थी 4 लाख और ये इनकम है 3 लाख, सॉरी 2 लाख। तो टैक्सेबल क्या होगा भाई, ऑब्वियसली हम लोग 2 लाख पे टैक्स देना पसंद करेंगे, लॉजिकल बात है कि टैक्स इस पर देना पसंद करेंगे हम लोग। लेकिन ये लेस देन बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है, जो आपकी बेसिक एग्जेम्पशन की लिमिट है उससे कम है ये। तो इन दैट केस ऑडिट तो नहीं करवानी पड़ेगी, बट उसको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी पड़ेगी। बेसिक एग्जेम्पशन, अगर कोई एसएससी एक्चुअल इनकम पे टैक्स पे करता है तो उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करना मैंडेटरी है। ऑडिट कब करवाएगा, जब वो इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा है। जैसे पॉइंट नंबर सी, 5 लाख और 4 लाख, तो ऑब्वियसली 4 लाख का मैं 4 लाख पे टैक्स पे करना पसंद करूंगा। तो मुझे अब ये बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा है ना, तो मुझे ऑडिट भी करवानी पड़ेगी और बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ेगा। तो जो पॉइंट हम लोग पढ़ रहे थे वो ये है, जो पॉइंट हम लोग पढ़ रहे थे वो ये है कि अगर वो 44A(D) के हिसाब से अपनी इनकम डिक्लेयर करता है, 44A(D) के हिसाब से अपनी इनकम डिक्लेयर करता है, तो ना तो उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी है ना ऑडिट करवानी है। बट अगर वो अपनी एक्चुअल इनकम के हिसाब से देता है तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी मेंटेन करनी पड़ेगी और ऑडिट भी करवानी पड़ेगी। ओके, समझ में आ गया क्या ईशा? चलो नेक्स्ट, तो देखो अब पॉइंट क्या है, इफ एसएससी डिक्लेयर्स इनकम फॉर एनी प्रीवियस ईयर एज पर 44A(D). आयशा अब कल ही करते हैं यार, नेटवर्क आ ही नहीं रहा, बिल्कुल अटक अटक के चल रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा, फिर और परेशान हो गया। एक छोटा पॉइंट ऑलमोस्ट 44A(D) कंप्लीट हो गया है, दो छोटी छोटी चीजें लेकिन वो अटक अटक के चल रहा है, तो फिर वो समझ में नहीं आ रहा कुछ भी, है ना। सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी यार।